हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 के साइंस चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को। इस चैप्टर को बच्चों हम दो पार्ट्स में कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये इसका पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट्स की चैप्टर एक्सप्लेनेशंस हमने हमारे चैनल पे अवेलेबल करवा रखी हैं। उनका प्लेलिस्ट लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार उसे भी ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करें। तो देखते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर हमारा। देखिए, हम सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए होता है। जो खाना ऑर्गेनिजम्स खाते हैं उनसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स हमें ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, हमारी अच्छी सेहत के लिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही मेजर सोर्सेज हैं फूड का हमारे लिए। प्लांट्स से हमें काफ़ी खाने की चीज़ें मिलती हैं, फूड मिलता है। इसी तरीके से एनिमल्स से भी हमें अंडे मिलते हैं, दूध मिलता है, मीट मिलता है। तो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से हम फूड ऑब्टेन करते हैं। जो खाना हम ऑब्टेन करते हैं उसमें से ज़्यादातर फूड हमें एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री से आता है। एग्रीकल्चर क्या होता है ये आपको पता ही है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब जैसे हम मुर्गी पालन करते हैं अंडों के लिए, जैसे हम मछली पालन करते हैं मछलियों के लिए, तो इस तरह ये एनिमल हस्बेंड्री में आता है। हम अक्सर न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, अपने आसपास सुनते हैं कि प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने की कोशिशें की जा रही हैं सरकार की तरफ से, साइंटिस्ट की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में। ऐसा ज़रूरी क्यों है? क्यों हम एग्रीकल्चर से ज़्यादा प्रोडक्शन करवाना चाह रहे हैं? क्यों हम एनिमल हस्बेंड्री के आउटपुट को बढ़ाना चाह रहे हैं? हम करंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन को, इस वक्त जितनी प्रोडक्शन हो रही है उसमें इजाफा क्यों करना चाहते हैं? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है इंडिया एक काफ़ी पॉपुलस कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा लोग इंडिया में रहते हैं। हमारी पॉपुलेशन 100 करोड़ को पार कर चुकी है और अभी भी लगातार बढ़ ही रही है। इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए जो खाने की ज़रूरतें हैं वो भी बढ़ रही हैं और आने वाले समय में हमें 25 करोड़ टन से ज़्यादा अनाज चाहिए होगा हर साल अपनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम ज़्यादा ज़मीन पे खेती करें, ज़्यादा खेती करें, हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, हमारी फसल ज़्यादा हो, हमारी पैदावार ज़्यादा हो। लेकिन इंडिया ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टीवेटेड है। इंटेंसिवली कल्टीवेटेड का मतलब इंडिया के ज़्यादातर इलाकों में जहाँ खेती की जा सकती है वहाँ की जा रही है। इंडिया में जो फैलो लैंड्स हैं, जो वेस्ट लैंड्स हैं, ठीक है, वो काफ़ी कम हैं। खेती लायक ज़मीन पे लोग खेती करते ही हैं। इसीलिए लैंड अंडर कल्टीवेशन को ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। कुछ चेंजिंग उसमें की जा सकती है, लेकिन लैंड अंडर कल्टीवेशन पे हम ज़्यादा निर्भर नहीं कर सकते। इसीलिए हमें अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाना होगा। यानी जो चीज़ें, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, जो लैंड हमारे पास कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल है, उसी से मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए होगा हमें। जो लाइव स्टॉक, जो एनिमल हस्बेंड्री के रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उन्हीं से मैक्सिमम आउटपुट लेने की हमें कोशिश करनी होगी। लगातार कोशिशें की जा रही हैं फूड डिमांड को मीट करने की, और हमने इस फील्ड में कुछ सफलताएं भी हासिल की हैं। लगातार कई सालों से, 1960s से 50s से हम लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि गिवन पीस ऑफ लैंड से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करें, और इस फील्ड में हमने कुछ सफलताएं भी हासिल की हैं। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था, ठीक है, तो हमारा फूड ग्रेड प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ, हमने मैक्सिकन वीट, मैक्सिको में बनाई गई नई तरह की गेहूं की नस्ल को, नई तरह की वीट ब्रीड को हमने उगाना शुरू कर दिया। यानी हमने हमारे खेतों में अच्छी क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया, अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। इन सारी चीज़ों से हमारी पैदावार जो है, प्रोडक्शन जो है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के अलावा वाइट रेवोल्यूशन भी आया। जो चीज़ ग्रीन रेवोल्यूशन ने खेती में की, वही चीज़ वाइट रेवोल्यूशन ने मिल्क प्रोडक्शन में की। वाइट रेवोल्यूशन आने के बाद हमने इंटरब्रीडिंग करवाई गायों की, भैंसों की, और ऐसी वेराइटीज़ तैयार की, ऐसी स्पीसीज तैयार की, ऐसी नस्लें तैयार की, ऐसी ब्रीड्स तैयार की जो ज़्यादा दूध देती हैं, ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का दूध देती हैं,
और जिनका लैक्टेशन पीरियड यानी दूध देने का जो पीरियड होता है वो भी बड़ा होता है। ऐसी ब्रीड्स हमने तैयार की। लेकिन इन रेवोल्यूशंस की वजह से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो लैंड हमारे पास हैं, जो एनिमल्स हैं, उनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इंटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डैमेज भी हो सकते हैं। हमारा जो नेचर का बैलेंस है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, जो संतुलन बना हुआ है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में वो ख़त्म हो सकता है। इसीलिए फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज तो हम करेंगे ही, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट का भी हमें ध्यान रखना होगा। यानी फूड प्रोडक्शन को तो इंक्रीज करें, लेकिन बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए और उन बैलेंसेस को बनाए रखते हुए जो नेचर ने बना रखे हैं हमारे आसपास। ठीक है, इसीलिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल जो वर्ड आ जाता है बच्चों, कई जगह आता है ये, इसका मतलब ही यही होता है कि हम डेवलपमेंट भी करें और फ्यूचर जनरेशंस का भी ध्यान रखें और नेचुरल रिसोर्सेज का की भी केयर करें। ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में आता है। तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना चाहिए। आगे आता है सिर्फ ग्रेन प्रोडक्शन फॉर स्टोरेज इन वेयर हाउसेज कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड हंगर। अगर हम सिर्फ अनाज उगाएं, अनाज पैदा करें, उनको अपने वेयर हाउसेज में, गोडाउन्स में स्टोर करके रख दें, तो इससे माल न्यूट्रिशन और हंगर, जो भूखमरी हमारे देश में है, वो मिट नहीं जाएगी, ख़त्म नहीं हो जाएगी। लोगों के पास पैसा भी होना चाहिए उस खाने को खरीदने के लिए। फूड सिक्योरिटी का मतलब ही यही होता है। ठीक है, दैट एवरीवन हैज़ फूड अवेलेबल एंड एक्सेस एंड अफोर्डेबल। मतलब खाना सबके लिए एक्सेसिबल बनाना, अफोर्डेबल बनाना और अवेलेबल बनाना, ये फूड सिक्योरिटी में आता है। ठीक है, हमारी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए काम करती है, अपने रोजगार चलाने के लिए, अपने लाइवलीहुड चलाने के लिए। तो इन लोगों की इनकम को बढ़ाना, जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, भी काफ़ी ज़रूरी है हंगर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, भूखमरी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज़ की जा सकती हैं ताकि हम हमारे खेतों से मैक्सिमम यील्ड, मैक्सिमम प्रोडक्शन हासिल कर सकें। ठीक है, फॉर सस्टेन्ड लाइवलीहुड, अगर हम अपने रोजगार को बनाए रखना चाहते हैं लंबे समय तक, हमें मिक्स्ड फार्मिंग करनी चाहिए, इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस का यूज़ करना चाहिए। ये क्या होते हैं ये इसी लेसन में आगे फर्दर दे रखे हैं, वहाँ हम आपको डिटेल में बताएंगे। जैसे मिक्स्ड फार्मिंग में हम क्या करते हैं, कई तरह की, एक ही फसल को उगाने की बजाय 2 या 3 तरह की फसलों को उगाते हैं अपने खेत में। ठीक है, ऐसे डिटेल में आगे आएगा, वहाँ बताऊंगा मैं आपको। इसके अलावा एग्रीकल्चर के साथ हमें लाइव स्टॉक रियरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज और बी कीपिंग भी करनी चाहिए ताकि फार्मर्स की इनकम बूस्ट हो। देखिए, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जब किसानों के पास सोइंग और हार्वेस्टिंग के सीजन में ही ज़्यादा काम होता है, बाकी के दिनों में वो साइड बिजनेस भी कर सकते हैं। तो इसीलिए वो खेती के साथ साथ बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, ठीक है, और गाय भैंस को भी पाल सकते हैं अपनी इनकम को बूस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आता है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, कि फसल की पैदावार को कैसे सुधारा जाए, फसल को कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। जो सीरियल होते हैं, सीरियल्स यानी अनाज जो होते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, मेज़, मिलेट्स, सोरगम, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ठीक है, पल्सेस से, दालों से, जैसे कि चना है, मटर है, काला चना है, उड़द है, ग्रीन ग्रैम है, मूंग बोलते हैं जिसको हम पिजन पी, अरहर है, लेंटिल, मसूर है, इनसे हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। ऑयल सीड्स, जिनसे हम तेल निकालते हैं, जैसे सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, सीसम है, कैस्टर है, मस्टर्ड है, लिनसीड है, सनफ्लावर है, इनसे हमें फैट्स मिलते हैं। फैट्स भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। जो वेजिटेबल्स, स्पाइसेस और फ्रूट्स हम खाते हैं, उनसे हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। विटामिन और मिनरल्स के अलावा इन फ्रूट्स में, स्पाइसेस में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की भी कुछ अमाउंट्स होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, कुछ फैट्स के लिए, कुछ प्रोटीन्स के लिए, कुछ विटामिन एंड मिनरल्स के लिए। इन फूड क्रॉप्स के अलावा हम हमारे खेतों में फॉडर क्रॉप्स भी उगाते हैं, जिनको चारे के तौर पे हम अपने जानवरों को खिलाते हैं, जैसे बरसीम, ओट्स, सूडान ग्रास। ठीक है, ये लाइव स्टॉक को खिलाने के लिए, गाय भैंसों को खिलाने के लिए अपने खेतों में उगाई जाती हैं। आगे आता है आपका, अलग अलग जो क्रॉप्स होती हैं उनको अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होता है, फोटो पीरियड अलग अलग होता है। फोटो पीरियड का मतलब दिन में कितने समय तक सनलाइट अवेलेबल होती है उनको, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग अ डे,
वो होता है फोटो पीरियड। अलग अलग फोटो पीरियड चाहिए होता है, ठीक है, ताकि उनकी ग्रोथ प्रॉपरली हो सके और वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सके। अब जैसे अगर मैं चाय उगाना चाहूँ तो हरियाणा पंजाब के आसपास के एरिया में चाय नहीं उगा पाऊंगा, मैं अच्छे से नहीं चाय उगा पाऊंगा। अगर मैं आसाम साइड जाके गेहूं की खेती करना चाहूँ तो गेहूं की खेती वहाँ पे इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। तो आसाम के आसपास का जो एरिया है वो टी कल्टीवेशन के लिए सूटेड है। टेम्परेचर है, रेनफॉल है और वहाँ के जो रेन पैटर्न्स हैं ये सारे टी कल्टीवेशन के लिए वेल सूटेड हैं। हरियाणा पंजाब का जो एरिया है वो वीट कल्टीवेशन के लिए, कॉटन कल्टीवेशन भी की जा सकती है यहाँ पे, तो इस तरह की कल्टीवेशंस के लिए वेल सूटेड है। तो फोटो पीरियड का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था पहले, सनलाइट का ड्यूरेशन होता है। प्लांट्स की ग्रोथ और प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स जो आते हैं, फूल जो लगते हैं, वो सनलाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्लांट्स जो है वो सनलाइट की हेल्प से हम अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हम छोटे हैं तब से पढ़ते आ रहे हैं। कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो रेनी सीजन में उगती हैं, उन क्रॉप्स को खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है, विच आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर। तो खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है, रेनी सीजन में ग्रो करती हैं, खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। जून के आसपास इनको उगाया जाता है, अक्टूबर के आसपास इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। जबकि जो क्रॉप्स विंटर सीजन में उगाई जाती हैं, नवंबर के आसपास उनकी सोइंग होती है, अप्रैल के आसपास उनकी हार्वेस्टिंग होती है, उनको रबी सीजन क्रॉप्स कहा जाता है, रबी क्रॉप्स कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ पैडी यानी चावल जिसको धान बोलते हैं, पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। जबकि दूसरी तरफ वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिनसीड, ये रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। इंडिया में 1952 से 2010 के बीच में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो 4 टाइम्स बढ़ा है। यानी 1952 में जिस ज़मीन से मतलब जहाँ इंडिया की जो, मान लीजिए 1 टन गेहूँ अगर इंडिया में उगता था किसी जगह पे, तो वहाँ पे अब 4 टन उगने लग गया है। और जबकि लैंड अंडर कल्टीवेशन सिर्फ 25% इंक्रीज़ हुआ है, काफ़ी कम इंक्रीज़ हुआ है। तो इतनी बड़ी जो सक्सेस हमने हासिल की है, इतना बड़ा इंक्रीज़ जो हमने हासिल किया, वो कैसे हासिल किया है, तो उसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हमें प्रॉपर फार्मिंग के दौरान करनी होती हैं। 3 स्टेजेस में हम समझ सकते हैं उस सक्सेस को जो हमने अब तक हासिल की है और जिन स्टेजेस के जरिए हम आगे हासिल करने वाले हैं। सबसे पहला आता है चॉइस ऑफ सीड्स फॉर प्लांटिंग। जो बीज आप अपने खेतों में डाल रहे हैं, बो रहे हैं, वो बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए। दूसरा है नर्चरिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स। जब आपके खेतों में फसल तैयार हो रही है तो उसकी प्रॉपरली किन तरीकों से आप उनकी देखभाल करेंगे। तीसरा आता है जब आपने उस क्रॉप को काट लिया है खेतों में से, तो उसको किस तरीके से, किन मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए स्टोर करेंगे ताकि कम से कम क्रॉप खराब हो और वो इस देश की भुखमरी मिटाने में, ज़रूरतों को पूरा करने में काम में आ सके। तो ये 3 जो स्टेजेस हैं इनको हम कह सकते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, वैरायटी इंप्रूवमेंट में हम क्या करेंगे, किस तरह के बीजों का हम इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, बीजों की नई वैरायटी जब हम बनाते हैं रिसर्च के दौरान, एग्रीकल्चर रिसर्च के दौरान किस किस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, वो पढ़ेंगे हम। प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, जब क्रॉप ग्रो कर रही है हमारे खेतों में तो हमें खाद डालनी चाहिए, फर्टिलाइजर्स डालने चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर होनी चाहिए हमारी फसलों को। और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट भी हम पढ़ेंगे, जब हमने फसल को काट लिया है खेतों में से तो उसको स्टोर कैसे करें, साइलोज में स्टोर करें उसको, ग्रेनरीज में स्टोर करें उसको। ठीक है, और किन किन मेथड्स का इस्तेमाल करें उनको खराब होने से बचाने के लिए। तो शुरू करते हैं 3 स्टेजेस में से हमारा पहला पार्ट, दैट इज क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी क्रॉप वैरायटी ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसकी पैदावार अच्छी हो, जिसकी प्रोडक्शन अच्छी हो। ठीक है, ये जो इस तरह की जो वैरायटीज़ या स्ट्रेन्स होते हैं क्रॉप्स के, उनको ब्रीडिंग के जरिए तैयार किया जा सकता है। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, अलग अलग तरह की फसलों को हम तैयार करते हैं। अलग अलग तरह की फसलों को तैयार करने के लिए हम कुछ मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम 2 फसलों को आपस में हाइब्रिडाइज करके, जोड़ के, जैसे मान लीजिए एक जो फसल है वो डिजीज़ रेजिस्टेंट है, उसको बीमारियां नहीं लगती, एक जो फसल है उसके ऊपर प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन होती है, तो उसको हम इंटरब्रीड करवा के एक नई वेराइटी तैयार कर सकते हैं जिसके अंदर दोनों की विशेषताएं होंगी। वो जो नई वेराइटी हम तैयार करेंगे वो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी होगी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी होगी। ठीक है, तो हम नई वेराइटीज़ तैयार करते हैं जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, जिनको बीमारियां ना लगें। ठीक है, और जो फर्टिलाइजर्स को जल्दी से सकअप करें, फर्टिलाइजर्स अगर खेतों में डाली जाएं तो वो न्यूट्रिएंट्स को जल्दी एब्जॉर्ब करें।
जिनकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी हो, जिनकी प्रोडक्शन अच्छी हो। तो ऐसा करने का एक तरीका है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं दो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स के बीच में। दो प्लांट्स जो कि अलग अलग वेराइटीज के हैं उनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, ताकि दोनों की जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक में आ जाएं, जैसा कि मैंने आपको कुछ मिनट पहले समझाया था। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये इंटर वेराइटल यानी दो वेराइटीज के बीच में, इंटर स्पेसिफिक यानी दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में, इंटर जेनेरिक यानी दो अलग अलग जेनेरा के बीच में की जा सकती है। अगला तरीका जो है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिक मॉडिफिकेशन का। एक तरीका तो हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा हो गया हमारा जेनेटिक मॉडिफिकेशन। हम हमारी क्रॉप वैरायटी में साइंटिफिकली एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जीन का मतलब आप समझते होंगे जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। हमारा डीएनए जो होता है वो जीन से बना होता है। तो ऐसा जीन हम इंट्रोड्यूस करते हैं, नया जीन हम अपनी क्रॉप वैरायटी में इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए वो उसके अंदर इंकलकेट करवा देता है। तो नई वेराइटीज जो हम बना रहे हैं क्रॉप्स की, उनको एक्सेप्ट भी करना होगा आसपास की सराउंडिंग्स को। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो वैरायटी हम तैयार कर रहे हैं अपने रिसर्च लैब में, अपने रिसर्च वर्क के दौरान, वो अच्छी यील्ड, अच्छी पैदावार, अच्छी प्रोडक्शन दे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में, अलग अलग एरियाज में वो कामयाब हो। ठीक है, फार्मर्स को अच्छी क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड करवाए जाएं उसी वैरायटी के। इसका मतलब क्या हुआ कि सीड्स जो हैं वो एक ही वैरायटी के सीड्स होने के बावजूद भी सेम कंडीशंस में या अलग अलग कंडीशंस में भी वो जर्मिनेट कर पाएं। सीड्स भी अच्छी क्वालिटी के पैदा करना जरूरी है, सिर्फ नई वैरायटी ही बना देना काफी नहीं है। जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस होती हैं वो मौसम के ऊपर, सॉइल क्वालिटी के ऊपर, वाटर के ऊपर काफ़ी डिपेंड करती हैं। अगर ये तीनों चीज़ें फार्मर्स को अवेलेबल हैं, अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है, तभी हमारी जो क्रॉप है वो सक्सेस हो सकती है। क्योंकि वेदर कंडीशंस जो होती हैं, जैसे कि जिसमें सूखा पड़ जाता है, फ्लड आ जाता है, वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है, बताया नहीं जा सकता। कुछ साल ऐसे होते हैं जिनमें बारिश ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, कुछ साल ऐसे होते हैं जिनमें बारिश होती नहीं है, सूखा पड़ जाता है। तो हमें ऐसी वेराइटीज़ जो है ग्रो करवानी चाहिए, ऐसे सीड्स पैदा करने चाहिए जो इन अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी यूज़फुल हों। हमें ऐसी वेराइटीज़, क्रॉप्स की ऐसी वेराइटीज़ अपनी रिसर्च वर्क से तैयार करनी होंगी जो हाई सॉइल सैलिनिटी, सॉइल के अंदर नमक की हाई मात्रा को भी बर्दाश्त कर सकें। ठीक है, तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट किस लिए की जाती हैं वो कुछ फैक्टर्स हमें यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले आता है हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करते हैं ज़्यादा पैदावार के लिए, हायर यील्ड के लिए। दूसरा आता है इम्प्रूव्ड क्वालिटी के लिए। हम चाहते हैं कि हमारी जो क्रॉप प्रोडक्ट्स हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो। जैसे वीट के लिए हम चाहेंगे कि बेकिंग क्वालिटी अच्छी हो, पल्सेस के लिए हम चाहेंगे उनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, ऑयल सीड्स के लिए हम चाहेंगे कि उनको निचोड़ने पे तेल ज़्यादा निकले, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हम चाहेंगे कि उनके अंदर बहुत मतलब जल्दी ख़राब ना हो वो। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या है जिसके लिए हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करते हैं, दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, क्रॉप्स जो होती हैं वो फेल हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं बायोटिक फैक्टर्स जैसे कि बीमारियों की वजह से, इंसेक्ट्स की वजह से, निमेटोड्स की वजह से। अबायोटिक फैक्टर्स की वजह से भी क्रॉप्स बर्बाद हो सकती हैं, जैसे कि सूखे की वजह से, मिट्टी में सैलिनिटी ज़्यादा होने की वजह से, पानी खड़ा हो जाने की वजह से, हीट, कोल्ड या फ्रोस्ट की वजह से क्रॉप्स बर्बाद हो सकती हैं। तो हमें ऐसी क्रॉप्स की वैरायटीज़ प्रोड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए जो इन सिचुएशंस में खड़ी रह सकें, इन सिचुएशंस का सामना कर सकें, उनके अंदर बायोटिक और अबायोटिक रेजिस्टेंस हो। ठीक है, आगे आता है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। मैच्योरिटी ड्यूरेशन का मतलब होता है कि वो फसल पक के तैयार होने में, सोइंग से हार्वेस्टिंग में कितना टाइम लेती है। जितना छोटा मैच्योरिटी ड्यूरेशन होगा उतना ही कम पैसा लगेगा उसको तैयार करने में, फसल को तैयार करने में। इसके अलावा अगर मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम है तो फार्मर ज़्यादा क्रॉप राउंड्स ले सकता है एक साल में। अगर वो पहले 2 क्रॉप्स उगा पा रहा था तो शॉर्ट मैच्योरिटी ड्यूरेशन के बाद वो 3 फसलें उगा पाएगा साल में। ठीक है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन की कॉस्ट को भी कम करता है और नंबर ऑफ क्रॉप साइकिल्स को भी बढ़ाता है।
यूनिफॉर्म मैच्योरिटी का मतलब जितनी भी क्रॉप हमने अपने खेत में उगाई है वो लगभग एक साथ ही मैच्योर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 20% क्रॉप तो आज मैच्योर हो रही है, 20% क्रॉप 15 दिन बाद मैच्योर हो रही है। यूनिफॉर्म मैच्योरिटी सिस्टम होना चाहिए, तभी हम अच्छे से जो है अपनी पैदावार ले सकेंगे। आगे आता है वाइडर एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो क्रॉप हमने उगाई है वो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में सक्सेसफुली काम कर सके। अगर एनवायरमेंट में थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, क्लाइमेटिक कंडीशंस में थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, तो वो फेल ना हो, बर्बाद ना हो, वो बदलती हुई क्लाइमेटिक कंडीशंस को सस्टेन कर सके। आगे आता है डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ ऐसी होती हैं क्रॉप वैरायटीज जिनमें हम कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहते हैं, जैसे कि जो फोडर क्रॉप्स होती हैं, जो जानवरों को चारे के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं, हम चाहते हैं कि वो पौधे बड़े होने चाहिए, ऊंचे होने चाहिए और उनके अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ब्रांचेज होंगी तो जानवरों को खाने के लिए ज़्यादा मिलेगा। सीरियल्स में हम चाहेंगे कि जो पौधे हैं हमारे वो बोने होने चाहिए, क्योंकि पौधे बोने होंगे, देखो हमें सीरियल्स तो उतने ही मिलेंगे, दाने तो हमें उतने ही मिलेंगे, लेकिन अगर पौधे बोने होंगे, कम हाइट के होंगे, तो वो न्यूट्रिएंट्स का कम इस्तेमाल करेंगे, उगने में कम टाइम लेंगे। तो इसलिए कुछ वेराइटीज़ में हम चाहते हैं कि टॉल प्लांट्स हों, कुछ में हम चाहते हैं कि ड्वार्फ प्लांट्स हों। ठीक है, तो इनको कहा जाता है एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगला हमारा सेकंड स्टेज आता है, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्रॉप इंप्रूवमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया, यहाँ पे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के बारे में। अब जो सेकंड स्टेज है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्रीज में से एक है। यहाँ पे छोटे से लेके बड़े तक फार्मर्स इंडिया रहते हैं। कुछ ऐसे भी जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स पे खेती करते हैं, जो कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास 100-100 एकड़ ज़मीन है। अलग अलग फार्मर्स के पास अलग अलग ज़मीन होती है, मनी और एक्सेस इंफॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजी का अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कंबाइन बुला के अपने खेतों में कंबाइन खरीदनी है या ट्रैक्टर खरीदना है, तो जिसके पास आधा किला है, जिसके पास थोड़ी सी ज़मीन है, वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। जबकि एक वेल्दी फार्मर है जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, वो खुद की कंबाइन मशीन भी खरीद सकता है, खुद का ट्रैक्टर भी खरीद सकता है। ठीक है, अगर उसके यहाँ पे पानी अच्छा नहीं आ रहा तो वो पाइपलाइन दबवा के नहर से अपने खेत तक ला सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास ज़मीन ज़्यादा है, उसके पास मनी ज़्यादा है, उसके पास एक्सेस ज़्यादा है, उसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, उसके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए मनी या फाइनेंशियल कंडीशंस डिपेंड करती हैं, ये वो करती हैं, डिपेंड करता है इन चीज़ों के ऊपर कि फार्मर्स जो है वो किस तरह की फार्मिंग प्रैक्टिसेस का यूज़ करेंगे, किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। अगर फार्मर्स इनपुट अच्छा देते हैं, हायर इनपुट का मतलब अगर वो अपने खेतों पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा का मतलब अच्छी क्वालिटी के सीड्स का यूज़ करते हैं, अच्छे तरीके से पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, वीडीसाइड्स का यूज़ करते हैं, यानी अब उन्होंने पैसा ज़्यादा लगाया खेतों में, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की, तो उनको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेंगे, पैदावार भी ज़्यादा मिलेंगे। तो फार्मर की जो परचेजिंग कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी हद तक डिटरमाइन करती है कि क्रॉप प्रोडक्शन कैसी होगी। इसीलिए प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस को इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है: नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन और हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। हम 3 तरह की प्रैक्टिसेस बोलते हैं हम। ठीक है, आगे आता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसी का एक पार्ट है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ही न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जो प्लांट्स को ग्रो करते वक्त न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो कैसे अवेलेबल होते हैं, कैसे करवाए जाते हैं अवेलेबल। जिस तरीके से हमें हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए खाना चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए होते हैं वो उन्हें एयर, वाटर और सॉइल से मिलते हैं। अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए होते हैं अलग अलग अमाउंट में। जैसे एयर से वो लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वो लेते हैं वाटर से, बाकी 13 अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स वो कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। इन 13 न्यूट्रिएंट्स में से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो लार्ज क्वांटिटीज़ में, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स थोड़ी थोड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, एयर से क्या मिलता है प्लांट्स को, वाटर से क्या मिलता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, ये सारे इस टेबल में आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो अगर इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, बीमारियां लग जाएंगी उनको।
इसीलिए अगर हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो सोइल के अंदर इन सारे न्यूट्रिएंट्स का अच्छी अमाउंट में मौजूद होना ज़रूरी है। और इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अपने सोइल में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड कर सकते हैं न्यूट्रिएंट कैपेसिटी को बूस्ट करने के लिए हमारे सोइल में जिसमें हम क्रॉप्स को उगा रहे हैं। बात करते हैं मैन्योर्स की। मैन्योर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में से कौन एडवांटेजियस है और क्यों, ये क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। अभी हम इसी आर्टिकल में इनको डिस्कशन करेंगे। मैन्योर में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर यानी एनिमल्स और प्लांट का के हिस्से होते हैं मैन्योर में ज़्यादा। मैन्योर जो है वो थोड़ी थोड़ी ज़्यादा सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है थोड़ी थोड़ी अमाउंट में और धीरे धीरे प्रोवाइड करती है मैन्योर। ठीक है, मैन्योर को एनिमल एक्सक्रीटा यानी गोबर वगैरह, प्लांट वेस्ट, प्लांट की पत्तियों वगैरह से, फूलों वगैरह की डिकम्पोजिशन से तैयार किया जाता है। मैन्योर सोइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करती है और सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है, सोइल की स्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करती है मैन्योर। इतने सारे फायदे हैं मैन्योर के। मैन्योर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है सैंडी सॉइल्स में। सैंडी सॉइल्स कौन सी होती है, मोटे दाने वाली सॉइल्स, जिनके अंदर मोटे दाने होते हैं, लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, जिनका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होता है, जैसे डेजर्ट सॉइल्स। ठीक है, तो उनके अंदर अगर हम मैन्योर डालेंगे तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और उनमें भी क्रॉप्स उगाई जा सकेंगी। क्लेई सॉइल में वो वाटर लॉगिंग नहीं होने देती, पानी खड़ा नहीं होने देती। ठीक है, और ड्रेनेज में हेल्प करती हैं, वो पानी की प्रॉपर ड्रेनेज में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैन्योर के बहुत सारे फायदे इन्होंने बताए हैं। ठीक है, पहली बात तो इसको वेस्ट से प्रोडक्ट से तैयार किया जाता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती इसको तैयार करने में। सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है, स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है, वाटर पोल्यूशन को रोकता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, वाटर लॉगिंग को अवॉइड करता है क्लेई सॉइल जैसी सॉइल्स में। जो मैन्योर है उसमें बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल यूज़ किया जाता है, जो काफ़ी एडवांटेजियस है हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो वेस्ट है एनवायरनमेंट को, उसको मैनेज करना चाहिए। तो मैन्योर बना के हमने वेस्ट को भी निपटा दिया और हमारे खेतों के लिए काम की चीज़ भी बना ली। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स के यूज़ से हम बच सकते हैं। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स और जल्दी सप्लाई करते हैं हमारे खेतों में, लेकिन इनके ज़्यादा इस्तेमाल से वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल बंजर हो सकती है, इनफर्टाइल हो सकती है सॉइल। तो बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल की हेल्प से हम मैन्योर तैयार करते हैं, इसके ज़रिए हम रिसाइकलिंग कर रहे हैं फार्म वेस्ट की। तो मैन्योर जो होती है वो प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई की गई है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, पहली है कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। कैसे तैयार की जाती है, जो हमारे लाइफ स्टॉक एक्सक्रीटा जैसे कि गोबर वगैरह होता है, वेजिटेबल वेस्ट होता है, एनिमल रिफ्यूज़ होता है, जानवरों का जो मतलब वेस्ट वगैरह होता है, घरों से निकलने वाला वेस्ट होता है। घरों से निकलने वाले वेस्ट में प्लास्टिक वगैरह, कांच वगैरह नहीं काउंट करते हैं हम। जैसे वेजिटेबल वेस्ट हो गया, घरों से निकलने वाला जो थोड़ा बहुत वेस्ट होता है, पेपर हो गया वो हो सकता है, फल सब्जियों के छिलके हो सकते हैं। ठीक है, ये सब वेस्ट हो सकता है। नालों में जो वेस्ट बहता है, स्ट्रॉ क्या होता है, तूड़ा या भूसा बोलते हैं जिसको, वो जो वीड्स हम अपने खेतों में से उखाड़ लेते हैं, जो हमारी खेतों को नुकसान करने वाले जंगली पौधे होते हैं उनको हम उखाड़ लेते हैं खेतों से, उनको डिकम्पोज करके गड्ढों में डाल के डिकम्पोज करके हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं, कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। ये जो कंपोस्ट होती है, जो मैन्योर होती है, कंपोस्ट इज अ टाइप ऑफ मैन्योर, इसमें ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जब कंपोस्टिंग की जाती है अर्थवॉर्म्स की हेल्प से या रेडवॉर्म्स की हेल्प से, क्योंकि अगर हम अर्थवॉर्म्स या रेडवॉर्म्स की हेल्प से करेंगे हमारी कंपोस्टिंग तो वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। तो जब कंपोस्टिंग की जाती है रेडवॉर्म्स या अर्थवॉर्म्स की हेल्प से तो उसको कहा जाता है वर्मी कंपोस्टिंग, और उस मैन्योर को कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट। अगला आता है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर में हम बच्चों क्या करते हैं, अपने खेतों में फसल उगाने से पहले अपने खेतों में सन हेम्प या ग्वार जैसे प्लांट्स उगा देते हैं, फिर हल चला देते हैं खेतों में। तो क्या हो जाता है कि ये जो ग्रीन प्लांट्स हम अपने खेतों में उगाए थे, ये उखड़ के मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में डिकम्पोज होकर ग्रीन मैन्योर बना लेते हैं और मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करते हैं। ये आगे आता है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स को कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है, इनकी तरह इनको ऑर्गेनिक मैटर से प्रोड्यूस नहीं किया जाता। फर्टिलाइजर्स जो हैं वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इस तरह के जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स की एक खास बात और है, फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक भी हो सकते हैं।
जैसे मान लीजिए आपके खेतों में नाइट्रोजन की कमी है तो आप नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, फॉस्फोरस की कमी है तो फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। लेकिन मैन्योर्स के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप अपने खेतों में मैन्योर्स डालेंगे तो वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आपके खेतों को प्रोवाइड करेगी। अगर हम अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो उससे हमारे प्लांट्स की वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होती है, पत्तियां जल्दी और अच्छी आती हैं, ब्रांचिंग अच्छी होती है, फ्लावर्स आते हैं जल्दी उसके ऊपर, ठीक है, प्लांट्स हेल्दी होते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर्स जो हैं वो हाई कॉस्ट फार्मिंग का कारण बन जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी महंगी आती हैं मैन्योर के मुकाबले। फर्टिलाइजर्स को प्रॉपर डोज में यानी प्रॉपर अमाउंट में सही टाइम पे इस्तेमाल करना चाहिए, और इस्तेमाल करने से पहले और बाद में हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि कई बार हम इरिगेशन कर देते हैं, ज़्यादा ही पानी डाल देते हैं खेतों में फर्टिलाइज़र डालने के बाद, तो इससे क्या होता है, जो फर्टिलाइज़र हमने अपने खेतों में डाले थे वो पानी के साथ बह जाते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा पैसे का नुकसान तो हुआ ही हुआ, फसलों का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही साथ वाटर पोल्यूशन भी होता है। अगर मैन्योर बह के चला जाए पानी के साथ तो नुकसान नहीं होता, मैन्योर डज नॉट कॉज वाटर पोल्यूशन, लेकिन फर्टिलाइज़र की वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, अगर फर्टिलाइजर्स का लगातार ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता रहे फार्मर्स के द्वारा तो इससे सॉइल इनफर्टाइल हो सकती है, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का रिप्लेनिशमेंट नहीं होता, इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल के अंदर वो मर सकते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स के शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तो हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके नुकसान ही होते हैं, ठीक है। तो हमें क्रॉप प्रोडक्शन के वक्त ध्यान देना चाहिए, फर्टिलाइजर्स के नुकसान को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैन्योर क्यों बेनिफिशियल है फर्टिलाइजर्स के मुकाबले, तो आप कहेंगे वाटर पोल्यूशन नहीं करते, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, ये सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, क्लेई सॉइल्स में वाटर लॉगिंग नहीं होने देते। ये सारे काम जो है फर्टिलाइजर्स नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई पूछे कि फर्टिलाइजर्स क्यों बेनिफिशियल है, जो इंटेंसिव फार्मिंग वाले एरियाज हैं वहाँ पे आज भी फर्टिलाइजर्स क्यों यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स बहुत कम समय में प्रोवाइड करते हैं, हेल्दी प्लांट्स उगवाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स के भी अपने फ़ायदे हैं, लेकिन आजकल के जो साइंस एक्सपर्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं, वो मैन्योर का सुझाव देते हैं, ठीक है। आगे आता है एक नया सिस्टम है फार्मिंग का जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम केमिकल्स का कम से कम इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स का, हर्बिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का, वीडीसाइड्स का मिनिमम अमाउंट में यूज़ करते हैं या फिर करते ही नहीं हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट का, जो हमारा भूसा वगैरह निकलता है खेतों से फसल को काटने के बाद, जो गोबर वगैरह होता है उसी का इस्तेमाल करते हैं मैन्योर के तौर पे। इसके अलावा हम कुछ बायो एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी का बायो फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, मतलब बायोलॉजिकली फर्टिलाइजर्स तैयार करते हैं हमारे खेतों के अंदर ही नेचुरली, ठीक है। जैसे कि हम नीम लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, टर्मरिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेन को स्टोर करते वक्त इन चीज़ों का इस्तेमाल बायो पेस्टिसाइड्स के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है इन चीज़ों का। आपके घर में भी लोग करते होंगे, ठीक है। हल्दी की गांठ या नीम की पत्तियां अनाज में रखते होंगे ताकि उसमें कीड़े ना लगें, ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है। इसके अलावा हेल्दी क्रॉपिंग पैटर्न हम यूज़ कर सकते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन यूज़ कर सकते हैं। ये जो क्रॉपिंग सिस्टम्स होते हैं ये हमारी फसल को इंसेक्ट अटैक से, पेस्ट अटैक से बचाते हैं और न्यूट्रिएंट्स को भी कम नहीं होने देते हमारे खेतों में। तो ये क्या होती हैं टेक्निक्स, ये भी हम इसी चैप्टर के लेटर पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे आता है इरीगेशन, सिंचाई जो हम करते हैं इरीगेशन। इंडिया में जो ज़्यादातर एग्रीकल्चर है वो बारिश के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मेनली टाइमली मॉनसून्स, प्रॉपर रेनफॉल अगर इंडिया में हो तो हमारा ग्रोइंग सीजन काफ़ी अच्छा होता है, फार्मर्स काफ़ी बेनिफिट में रहते हैं। लेकिन अगर मॉनसून अच्छे ना हो, पुअर मॉनसून हो, इनसे क्रॉप फेल भी हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि क्रॉप्स को सही अमाउंट में वाटर मिले सही समय पे अपने ग्रोइंग सीजन के दौरान, और हम उतनी फसल उगाना चाहते हैं हमारे खेतों में जितनी हम चाहते हैं, तो हमें कुछ कदम उठाने होंगे, कुछ मेजर्स लेने होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होंगी हमारे खेतों में, हमारे फार्म्स में, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉट्स का जिक्र किया गया, सूखे का जिक्र किया गया है। सूखे में क्या होता है, बारिश कम होती है, ठीक है, रेन्स का इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो फार्मर्स डिपेंड करते हैं बारिश के ऊपर,
उनकी क्रॉप्स जो है वो वेस्ट हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइट सॉइल्स का एग्जांपल दिया गया। लाइट सॉइल्स जो होती हैं वो सॉइल्स होती हैं जो पानी को रिटेन करके नहीं रख सकती। तो लाइट सॉइल्स वाले एरिया में ज़्यादातर क्रॉप्स फेल हो जाती हैं जब वहाँ पे सूखा पड़ता है तो। लेकिन आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसी क्रॉप वेराइटीज़ को पैदा करने में, इन्वेंट करने में, डिस्कवर करने में लगे हुए हैं जो ड्रॉट की कंडीशंस को भी जो है सरवाइव कर सकती हैं। आगे बात करते हैं इरिगेशनल मेथड्स की, वही इरिगेशन की। देखिए, इरिगेशन की कोई डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो आप ये कहेंगे कि टाइमली प्रॉपर अमाउंट में वाटर प्रोवाइड करना क्रॉप्स को, उसको कहा जाता है इरिगेशन। इंडिया में कई तरह के वाटर रिसोर्सेज हैं और क्लाइमेट भी काफ़ी वेरी करता है इंडिया के अलग अलग इलाकों में। कई तरह अलग अलग तरह की इरिगेशन सिस्टम्स हैं लैंड्स, एग्रीकल्चरल लैंड्स तक पानी पहुंचाने के लिए अलग अलग तरह के वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि वेल्स हैं, कैनाल्स हैं, रिवर्स हैं, टैंक्स हैं। तो इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ये सारे इरिगेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ होने वाले वाटर रिसोर्सेज हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुओं की, वेल्स की। वेल्स दो तरह के होते हैं, डग वेल्स और ट्यूब वेल्स। जब हम वाटर बियरिंग लेयर से पानी निकालते हैं ऊपर तो उसको कहा जाता है डग वेल्स, जो खोदे जाते हैं, कुएं खोदे जाते हैं जो। ट्यूब वेल्स वो होते हैं जिनमें हम मोटर का इस्तेमाल करते हैं और पानी की डीप लेयर्स में से भी पंप करके पानी को ऊपर निकाल सकते हैं। आगे आता है कैनाल्स, नहरें। एक एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम बनाती हैं कैनाल्स हमारे देश में। ठीक है, रिवर्स से पानी को निकाला जाता है। कैनाल्स जो हैं वो रिवर से पानी को लेती हैं अपने अंदर और फिर वो कैनाल उन इलाकों तक पानी पहुंचाती हैं जो रिवर से दूर हैं। ठीक है, एक मेन जो कैनाल है वो बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, ब्रांच कैनाल्स होती हैं, उसकी आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पानी को दूर दूर तक। जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमारे देश में रोड्स का एक नेटवर्क बनाया गया है, वैसे ही कैनाल्स का भी एक नेटवर्क बनाया जाता है। कैनाल्स के नेटवर्क में क्या होता है, मेन रिवर से पानी को निकाल के, ठीक है, गड्ढे करते हुए, कैनाल बनाते हुए, नहर बनाते हुए उन इलाकों तक पहुंचाया जाता है जहां पे नदी से पानी डायरेक्टली नहीं लेके जाया जा सकता। आगे आता है रिवर लिफ्ट सिस्टम। रिवर लिफ्ट सिस्टम में क्या होता है, कई बार नहर में प्रॉपर अमाउंट में पानी नहीं होता। ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में पानी नहीं आता नहर में कई बार, तो ऐसे में रिवर लिफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है उन इलाकों में जो रिवर्स के पास हैं। डायरेक्टली रिवर से ही पानी पंप कर लिया जाता है हमारे अपने खेतों में और क्रॉप को उगा लिया जाता है। लेकिन ये जो सिस्टम है ये वहीं यूज़ किया जा सकता है जो नदी के आसपास हैं इलाके, वहाँ पे। अगला आता है टैंक्स। टैंक्स में क्या होता है, छोटे छोटे स्टोरेज रिजर्वोयर्स होते हैं जहाँ पे रन ऑफ यानी बारिश के पानी को, बहते हुए पानी को जो है कैच करके रखा जाता है कैचमेंट एरियाज में और बाद में उसको यूज़ किया जाता है। आगे आता है अवेलेबल वाटर को बढ़ाने के लिए रेन हार्वेस्टिंग टेक्निक्स का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स का, वाटरशेड मैनेजमेंट टेक्निक्स को लगातार सरकार जो है वो एनकरेज कर रही है। हम छोटे छोटे चेक डैम्स बना सकते हैं। चेक डैम्स यानी मान लीजिए पानी बह रहा है, ठीक है, अपने साथ मिट्टी को, न्यूट्रिएंट्स को लेके जा रहा है, तो हम यहाँ पे एक छोटा डैम बना सकते हैं। सरकार भी बना सकती है, पक्का भी बनाया जा सकता है, कच्चा भी बनाया जा सकता है, जिससे पानी का फ्लो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, या फिर जब तक पानी इसके ऊपर से जाता है तो उसका फ्लो काफ़ी स्लो हो जाता है, जिससे पानी को परकोलेट होने में यानी अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज होने का समय मिलता है। इससे जो न्यूट्रिएंट्स और सॉइल को अपने साथ ये बहा के ले जाया जा रहा था वो भी रुक जाती है। ठीक है, सॉइल इरोजन भी कम होता है इससे। अब आगे आता है इसी का अगला पार्ट, किसका, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ही अगला पार्ट है क्रॉपिंग पैटर्न। फसलों को उगाने के अलग अलग पैटर्न, अलग अलग क्रॉप पैटर्न्स यूज किए जाते हैं इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए। पहला तरीका है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को एक ही समय पे एक ही ज़मीन पे उगाया जाता है। जैसे गेहूं और चना दोनों उगाए जाते हैं उसी ज़मीन पे, गेहूं और मस्टर्ड उगाए जा सकते हैं, ग्राउंडनट, मूंगफली और सरसों, मूंगफली और सनफ्लावर, सूरजमुखी, सरसों मस्टर्ड होता है, वो एक साथ उगाए जा सकते हैं। लेकिन इनको हम उसी जैसे ये वीट और ग्राम दोनों रबी क्रॉप्स हैं तो इनको तो एक साथ उगा सकते हैं हम, लेकिन वीट और पैडी को एक साथ नहीं उगा सकते क्योंकि उनमें से एक तो रबी क्रॉप है, दूसरी खरीफ क्रॉप है, तो उनका जो ग्रोइंग सीजन है वो अलग अलग है। तो एक ही जो सीजन की क्रॉप को हम साथ साथ उगा सकते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग में। इससे क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है, इंश्योरेंस मिल जाता है क्रॉप फेलियर के अगेंस्ट। अब ये कहना क्या चाहता है, अगर किसी बीमारी की वजह से आपकी एक क्रॉप फेल हो जाए तो कम से कम दूसरी क्रॉप आपको अपनी मतलब इन्वेस्टमेंट वापस निकालने में, ठीक है, अपना घर खर्च का कुछ हिस्सा निकालने में हेल्प कर देगा। तो थोड़ा सा इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ये, ठीक है, क्रॉप फेलियर के चांसेस को कम कर देता है ये।
ठीक है। आगे आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग की तरह दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को एक ही समय पे एक ही फील्ड में उगाते हैं, लेकिन इस बार हम क्या करते हैं, अल्टरनेट रोज में उगाते हैं। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पे देखिए लाइन बना रखी है। ठीक है, ये एक फसल उगा रखी है, एक लेयर में फिर अगली फसल उगा रखी है, फिर अगली फसल उगा रखी है, तो इसको कहा जाता है इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग जैसे सोयाबीन प्लस मेज उगा लिया, फिंगर मिलेट प्लस काउपी उगा लिया, ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंटरक्रॉपिंग करते हैं। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग करते वक्त क्रॉप्स को इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है कि उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग हों। जैसे अगर एक क्रॉप नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है तो दूसरी क्रॉप फॉस्फोरस का ज़्यादा इस्तेमाल करती हो। ठीक है, अगर एक क्रॉप फॉस्फोरस का ज़्यादा इस्तेमाल करती है तो दूसरी पोटेशियम का ज़्यादा इस्तेमाल करती हो। इससे क्या होगा, इससे हमारे दो बेनिफिट्स होंगे। पहली बात तो हमारे खेतों में जितने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाएंगे। दूसरी बात, किसी भी एक न्यूट्रिएंट की कमी नहीं पड़ेगी हमारी सॉइल में, हमें फर्टिलाइजर का यूज़ करने की नौबत नहीं आएगी। मान लीजिए आप दोनों ही नाइट्रोजन डिपेंडेंट क्रॉप उगा दें तो उन क्रॉप को आप काट लेंगे, खूब पैसा कमा लेंगे, लेकिन आपके खेतों में नाइट्रोजन की कमी ज़्यादा हो जाएगी जिससे आपको फर्टिलाइजर ही डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका डबल बेनिफिट होता है। इसके अलावा इंटरक्रॉपिंग से यूटिलाइजेशन तो मैक्सिमम होता ही है, पेस्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, डिजीज स्प्रेडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि बीच में गैप है। तो मान लीजिए इस लेयर में अगर मान लीजिए डिजीज हो भी गई तो उस डिजीज का अगली लेयर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अगला आता है क्रॉप रोटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये एक ही ज़मीन पे अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाना प्री प्लांट सक्सेशन में, साइकिल में। पहले हमने ये क्रॉप उगाई, फिर हमने दूसरी क्रॉप उगाई, फिर हमने तीसरी क्रॉप उगाई, फिर हमने चौथी क्रॉप उगाई, फिर दोबारा पहली क्रॉप उगाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे प्री प्लान्ड मैनर में, साइक्लिक मैनर में क्रॉप्स उगाना हमारे खेतों में। ठीक है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्रॉप नंबर 1 जिस न्यूट्रिएंट के ऊपर डिपेंड करती है, क्रॉप नंबर 2 उस पर डिपेंड ना करे, बल्कि उस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करे हमारे खेतों में। ठीक है, तो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की क्रॉप कॉम्बिनेशंस हम यूज करते हैं अलग अलग इलाकों में। वहां पे मॉइस्चर कितना है, इरिगेशन फैसिलिटीज कैसी अवेलेबल हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप एक बार फसल को काटने के बाद अगली बार कौन सी फसल अपने खेतों में खड़ी करोगे। अगर क्रॉप रोटेशन को प्रॉपरली हमारे देश के किसान यूज करें तो 2 या 3 क्रॉप्स बड़े आराम से अपने खेतों से ली जा सकती हैं और खेतों को बंजर होने से भी बचाया जा सकता है एट द सेम टाइम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 वीडियो में इतना ही। आगे हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं और हमें एनकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।